तो दोस्तों आज की कहानी मैं शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने नया शर्ट पहना है आज, ये चाइनीज़ कॉलर में है। मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि चाइनीज़ कॉलर की शर्ट पहनो, अच्छी लगेगी। तो मैंने ये शर्ट पहनी है, मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज की जो कहानी है, ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसने पति पत्नी जैसे एक पवित्र रिश्ते को भी पूरी तरीके से कलंकित कर दिया। दोस्त, दुनिया में इंसान के अलग अलग रिश्ते होते हैं। माता पिता का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, और दूसरे रिश्तेदारों से भी कुछ रिश्ते होते हैं। लेकिन ये सारे रिश्ते जो होते हैं उसके अपने होते हैं, अपने जानने वाले होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं जन्म से पहले से ही होते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो जन्म के बाद बनता है और काफ़ी ज़्यादा समय के बाद में बनता है। ये रिश्ता होता है पति और पत्नी का रिश्ता। दोस्तों, एक पति जब किसी अननोन महिला से शादी करता है या फिर कोई अननोन महिला एक अननोन व्यक्ति से शादी करती है, तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास का रिश्ता होता है। और कहीं ना कहीं अगर ये जो विश्वास है, अगर ये टूटता है, तो जो रिश्तों के धागे हैं वो इस तरीके से तार तार होते हैं कि फिर जुड़ नहीं पाते। दोस्तों, आज की घटना एक ऐसी घटना है कि जिसमें एक महिला अपने ही पति के बेडरूम में, अपने ही पति के बेड पर उसके ही भांजे के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है। और जब वो पति आता है, जब अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है, तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक पति अपनी पत्नी के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत से काम करता है, लेकिन जब इसने अपने पति को इस तरीके से देखा तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से पूरी तरीके से भौचक्का रह गया। तो दोस्तों, उसके बाद में जो कदम इसने उठाया, यकीनन वो हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। तो इस घटना के अंदर क्या हुआ था, इस घटना की परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट पूरी हकीकत मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, उन लोगों के सारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में मैं अंत में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। और अगर आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप लोग के जो भी कमेंट्स होंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में साझा करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाज़ियाबाद। और इसी गाज़ियाबाद के अंदर एक कॉलोनी पड़ती है आदर्श नगर। और आदर्श नगर में एक परिवार रहता है जिसमें एक पति है, एक पत्नी है और इनके बच्चे भी हैं। बच्चे कितने हैं इस बारे में पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन 20 जनवरी 2023 को इस घर की जो महिला है वो पुलिस थाने जाती है। और पुलिस थाने जाने के बाद में वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले मौजूद होते हैं, उन पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा एक भांजा है, जिस भांजे की उम्र 20 साल है, उसका नाम अक्षय है। अक्षय घर से लापता है और अभी तक घर नहीं लौटा है। हर जगह ढूंढ लिया, उसके रिश्तेदारों में ढूंढ लिया, जहाँ जहाँ उसका आना जाना था वहाँ सब में ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तो उधर से जो पुलिस वाले हैं वो इस महिला को जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि 20 साल की उम्र है, अक्षय नाम है और जवानी का आलम है, हो सकता है अपने यार दोस्तों में कहीं चला गया हो और वो लौट आएगा। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, इसलिए पुलिस वाले इस महिला को समझाते हुए कहते हैं कि तुम वेट करो, अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आता है तो हम अक्षय की छानबीन शुरू करेंगे। उसके बाद में जो महिला है वो वहाँ से चली आती है। अब दोस्तों, जैसे ही ये महिला थाने से जाती है, पुलिस वालों को एक कॉल आता है और कॉल में सामने से बताया जाता है कि साहब, हाईवे पर एक डेड बॉडी मिली है, जिस डेड बॉडी के तकरीबन 20 पार्ट हैं और अलग अलग पॉलीथीन के अंदर ये जो बॉडी के पार्ट हैं ये मिले हैं। उसके बाद में पुलिस तुरंत एक्टिव होती है, अपनी जिप्सी उठाती है और अपनी टीम के सारे मेंबर्स को लेकर वहाँ पर पहुँचती है। और उसके बाद में जो डेड बॉडी के अलग अलग पार्ट थे उन सबको बरामद कर और उन डेड बॉडी के पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पुलिस वापस आ जाती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। लेकिन इतने में ये जो महिला थी ये वापस फिर से थाने आती है और ये थाने आने के बाद में कहती है कि साहब, 24 घंटे का भी वक्त गुजर गया लेकिन उसका भांजा अभी तक नहीं आया है। तो पुलिस एक तरफ उस डेड बॉडी के पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज के आई थी और उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका इंतज़ार चल रहा था। इधर ये महिला लगातार अपने भांजे की गुमशुदगी की बात पुलिस से कर रही थी। इसलिए पुलिस इस महिला से कहती है कि तुम अकेली क्यों आती हो, क्या तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं आते हैं? अगर वो तुम्हारा भांजा है तो तुम्हारे पति का भी उससे कोई ना कोई तो रिश्ता होगा, तो ऐसा क्यों है कि तुम अकेले आती हो और तुम्हारे पति नहीं आते हैं? आखिर मामला क्या है?
उसके बाद में पुलिस इस महिला से कहती है कि अच्छा चलो तुम अपने पति का नंबर दो। और उसके बाद में इस महिला से इसके पति का नंबर लिया जाता है, उसका एड्रेस पूछा जाता है और उस पति को पुलिस थाने लेके आया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारी जो पत्नी है ये पिछले 2-3 दिन से परेशान है, दरअसल इसका भांजा गायब है, क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं? और तुम्हारी पत्नी अकेली आती है और जो भांजा गुम हुआ है तुम्हारा भी उससे कोई ना कोई तो रिश्ता होगा, तुम्हारी पत्नी का भांजा है तो ज़रूरी है कि वो तुम्हारा भी भांजा होगा, तो तुम क्यों इसके साथ में पुलिस थाने नहीं आते हो? तो ये जो पति था ये पुलिस को बताता है कि साहब मैं कुछ काम के सिलसिले में बिज़ी हूँ और इस वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं आ पाया। लेकिन इसके जो जवाब थे ये लगातार गोल मटोल थे और कई बार ये अपने जवाब थे इसके उनको बदल भी रहा था। इसलिए पुलिस इस व्यक्ति को थाने में बिठा लेती है और उसके बाद में उस महिला से कहती है कि तुम जाओ। और उसके बाद में इस व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करती है और ये जो व्यक्ति है ये पुलिस को लगातार घुमाने की कोशिश करता है, अलग अलग पूछने पे लगातार अलग अलग जवाब देता है। इसलिए पुलिस इस व्यक्ति के ऊपर सख्ती दिखाती है और जब सख्ती दिखाती है तो ये जो व्यक्ति था जो पहले पुलिस को घुमा रहा था अब ये पुलिस के सामने टूट जाता है और पुलिस के सामने ये जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों ये कहानी अपने आप में हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। मिलाल प्रजापति पुलिस को बताता है कि साहब मैं उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला हूँ और गाज़ियाबाद में रहकर रिक्शा चलाता हूँ। मेरी पत्नी है, मेरी बेटी भी है और मेरा एक भांजा है जो पड़ोस में ही रहता है जिसका नाम है अक्षय। और शादी के बाद हम लोग वहाँ से जब यहाँ पे आ जाते हैं, रिक्शा चलाने लगता हूँ तो परिवार का भरण पोषण ठीक चलता है। मिलाल प्रजापति जिसकी उम्र 46 साल है और इसकी जो पत्नी है उस पत्नी की उम्र 30 साल है, यानी इन दोनों के बीच में जो एज गैप है वो बहुत ज़्यादा है। और जो मिलाल प्रजापति था ये देखने में कुछ ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं था, कुछ ज़्यादा छरछरे बदन का भी नहीं था कि इस महिला को इसकी तरफ अट्रैक्शन रहे। और यही वजह बनती है कि ये जो महिला है ये आकर्षित हो जाती है अपने भांजे अक्षय की तरफ। अक्षय का आना जाना लगातार जो था वो मिलाल प्रजापति के घर था, तो क्योंकि मिलाल प्रजापति जो था वो उसका मामा था। अब जब मिलाल प्रजापति रिक्शा लेके जाता तो ये जो अक्षय है ये कई बार उसके घर आता और मामी से कुछ इस तरीके की बातें करता जिससे मामी भी समझ जाती है कि आखिर अक्षय चाहता क्या है। उसके बाद में जो मिलाल प्रजापति है उसके ही घर में अक्षय और उसकी मामी के अवैध संबंध बन जाते हैं और एक बार जब ये अवैध संबंध बनते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। अब ये जो सिलसिला था ये लगातार चलता रहता है, लेकिन मिलाल प्रजापति को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं होती है, भनक नहीं होती है। लेकिन होते करते कहते हैं ना कि जो बुराई होती है, जो इश्क होता है, मुश्क होता है, वो छुपाए नहीं छपता। और इसीलिए आखिरकार मिलाल प्रजापति को अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए ये अपनी पत्नी को समझाता है, उससे कहता है कि तुम जो रिश्ते में हो मेरे भांजे के साथ में, अक्षय के साथ में, ये सब कुछ ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर तुम ये सब कुछ ख़त्म नहीं करोगी तो जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता कहीं ना कहीं जवाब दे देगी। लेकिन जो हमारा घर है मैं चाहता हूँ ये ना टूटे, अगर तुम इस तरीके का करती गई तो हमारा घर टूटने से उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो पत्नी है ये मिलाल प्रजापति से कहती है कि तुम मेरी गलती को माफ़ कर दो और मैं आगे से इस तरीके की गलती कभी करूँगी ही नहीं, मैं कभी अक्षय की तरफ देखूँगी भी नहीं। और उसके बाद में पुलिस जो है उससे कहती है कि आखिर ये बात थी, तुम्हें शक था अपने भांजे के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, तो तुम ये बात फैमिली में रख सकते थे, अपनी पत्नी के मायके वालों से ये बात कह सकते थे। अगर कोई नहीं सुनता तो तुम पुलिस के सामने भी आ सकते थे। तो ये जो मिलाल प्रजापति है ये बताता है कि ये सब करने के लिए ही उसकी पत्नी ने मना किया था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो सब कुछ छोड़ देगी। तो मैंने उससे कहा कि इस बारे में मैं लोगों को बताऊँगा, लेकिन उस समय मेरी पत्नी ने कहा कि वो तुम्हारा भांजा है और मेरे उससे अवैध संबंध है, अगर इस तरीके की बातें समाज के अंदर पहुंचेंगी तो बड़ी बदनामी होगी। तो कहीं ना कहीं मैं भी बदनामी के डर से रुक जाता हूं और ये सोच लेता हूं कि मेरी पत्नी जो है वो अब इन सारे गंदे कामों को छोड़ देगी। लेकिन ये जो पत्नी थी ये उन गंदे कामों को छोड़ती ही नहीं, बल्कि इसकी जो आदत थी ये और बढ़ जाती है। जब भी मिलाल प्रजापति रिक्शा लेके जाता ये अपने भांजे अक्षय को बुलाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। आखिरकार 20 जनवरी 2023 को मिलाल प्रजापति किसी काम से घर पर जल्दी आ जाता है तो देखता क्या है, बाहर जो इसकी बेटी है वो ज़ोरों से रो रही है। दरअसल इसकी बेटी के हाथ पर चाय गिर गई थी और उसका हाथ पूरी तरीके से जल चुका था। अब मिलाल प्रजापति देखता है कि बेटी अकेली रो रही है, पत्नी का कोई पता नहीं है। तो मिलाल प्रजापति सबसे पहले अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर जब जाके देखता है तो ये जो पत्नी है ये अपने ही भांजे अक्षय के साथ में आपत्तिजनक हालत में होती है, उसके ही बेड के ऊपर। तो जो मिलाल प्रजापति है उस समय तो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, ये सीधा अपनी बेटी को उठाता है और उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है और उसके हाथ पर पट्टी वगैरह कराता है ताकि जो उसका हाथ जल गया था उसकी तकलीफ़ कम हो सके। उसके बाद में मिलाल प्रजापति ये ठान लेता है कि अब इस मामले को खुलकर बात करनी पड़ेगी,
क्योंकि अब ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और आने वाले समय में ये परिवार के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होंगी। इसलिए मृणाल प्रजापति सीधा अपने भांजे अक्षय को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे अभी के अभी मिलो, दरअसल मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, कुछ पैसे चाहिए। उसके बाद में ये जो भांजा अक्षय है ये अपने मामा के पास पहुँचता है और जब मामा के पास पहुँचता है तो मृणाल प्रजापति अपने भांजे से कहता है कि तुम अपनी मामी के साथ में जिस तरीके के संबंधों में हो, जिस तरीके के रिश्ते में हो, इसको अभी के अभी छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो ये जो बातें हैं ये समाज में पता चलेंगी, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ना तो मेरे लिए अच्छा होगा और ना तुम्हारी मामी के लिए अच्छा होगा। तो ये जो भांजा है ये किसी भी तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। अब जब बहस होती है तो इसी बहस में मृणाल प्रजापति का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि पास ही में एक गंडासा रखा हुआ होता है, वो उस गंडासे को उठाता है और कई सारे वार मृणाल प्रजापति की गर्दन पर कर देता है, अपने भांजे अक्षय की गर्दन पर कर देता है। अब दोस्तों अक्षय वहीं पर गिर जाता है और मौके पर ही तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। अब मृणाल प्रजापति भांजे की हत्या कर चुका था, समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, किससे कहे, अपने दिल की दास्तां, अपने दिल का दर्द किससे बताए। इसलिए ये पहले सोचता है कि वो पकड़ा ना जाए, इसलिए इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना इसके लिए सबसे बड़ा काम था। इसलिए ये उस डेड बॉडी के तकरीबन 20 पीस करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उस बॉडी को बांट देता है। उसके बाद में अलग अलग पॉलीथीन में उस डेड बॉडी को करता है और हाईवे के पास जो कचरे का ढेर था, कचरे का डब्बा था, वहीं पर जाकर उन पॉलीथीन को फेंक देता है। और दोस्तों उसके बाद जो मामला था ये पूरा पुलिस के सामने खुल के सामने आ जाता है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वो चीज़ें पहले ही साबित हो चुकी थी कि ये जो व्यक्ति है इसके गले पे वार करने की वजह से हत्या हुई और बाद को इसकी बॉडी के पार्ट्स किए गए। तो कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला मृणाल प्रजापति पुलिस को बताता है तो पुलिस भी हैरान होती है, आस पड़ोस के लोग जब सुनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हैरान होते हैं कि इस घर में कुछ इस तरीके का चल रहा था जिसकी वजह से मृणाल प्रजापति ने कुछ इस तरीके का क्राइम कर दिया। उसके बाद में दोस्तों पुलिस मृणाल प्रजापति की ही तहरीर पर उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेजती है। लेकिन दोस्तों इस पूरी घटना के अंदर अब आप लोग बताइए कि गलती किसकी है, मृणाल प्रजापति की या फिर उसकी पत्नी की या फिर उसके भांजे की। मृणाल प्रजापति की तो ये गलती है कि उसने क्राइम का रास्ता चुना, लेकिन उसके अलावा अगर आपको किसी की गलती नज़र आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए उसमें जाहिद खान हैं, लिखते हैं जय मोदी, जय योगी, वंदे मातरम। उसके बाद में जो अगला कमेंट से है अनुज गोदारा का, ये लिखते हैं सर जी आज जो कहानी सुनाई है समाज को जागरूक करने के लिए इशारा देती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जय हिंद। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में बालकृष्ण शर्मा हैं, ये लिखते हैं थैंक्स फॉर स्टोरी टेलिंग मलिक जी। तो भाई बालकृष्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देव कुमार हैं, लिखते हैं थैंक्स भाई आपका, आपने मेरे माता पिता को शादी के 40 साल बाद उन्हें उनकी एनिवर्सरी की बधाई दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव कुमार जी कि आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने हुए हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है जादू, ये लिखते हैं भाई नई नई कहानी सुनाया करो, नई कहानी सुनाने में अच्छा लगता है शहाबुद्दीन। तो भाई मेरे ये समझ नहीं आता कि कुछ कहानियाँ हम अब की भी सुना रहे हैं, कुछ पुरानी भी सुना रहे हैं, लेकिन ये जो शहाबुद्दीन जी हैं पता नहीं इनको नई नई कहानी कहाँ से सुनाई जाए। दोस्तों जो क्राइम होता है वो क्राइम सुनाया जाता है, आप लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि आप लोग अलर्ट रह सकें, सावधान रह सकें। उसके बाद में इमरान खान हैं, वो लिखते हैं सर मैं आपकी पूरी तरह सपोर्ट करता हूं और आप लगे रहें सर। तो भाई इमरान खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कुंदन पाल हैं, लिखते हैं मलिक सर आपकी कहानी मेरी नींद की दवाई बन गई है। तो भाई कुंदन पाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं CQ करके इनकी आईडी है, लिखते हैं राइट भाई। उसके बाद में VK जोन करके आईडी है, लिखते हैं नमस्कार भाई, बहुत दुखद घटना है, किस तरह हमारा समाज में रिश्तों को मर्यादा जो है पूरी तरीके से लोग भूलते जा रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये निक्कू नुक्कू है और ये लिखते हैं सर आप ऐसे ही स्टोरी सुनाया करो, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, निक्कू संगरूर पंजाब से। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में पेटीएम अर्निंग करके डेली हमारी वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, ये कहते हैं मेरा नाम आरिफ है, आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी डेली हमारी वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अमन है इन्होंने कमेंट्स किया है, तो भाई अमन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अलतरश खान है, लिखते हैं सिर्फ तारीख बता देते हो, ये नहीं बताते कि घटना कब की है, 2023 की या 1995 की। तो भाई आपका नाम क्या है, अलतरशान जी। तो भाई जिस कहानी में सिर्फ तारीख बताई गई हो तो आप समझ जाइए कि वो 2023 की घटना है, और जिस कहानी में साल भी बताया गया हो तो वो आप साल से पता कर ही सकते हैं। उसके बाद में विक्की काली IHP से,
और उसके बाद में जो अगला कमेंट है, ये कहानी बहुत अच्छी है। रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से हमारी कहानी देखते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नासिर पठान है, भाई मैं काम में बिजी था, 2-4 दिन कहानी नहीं सुनी, माफ़ करना भाई, माफ़ करने वाली कोई बात नहीं है। आप बिज़ी हैं तो अपना काम निपटा कर उसके बाद हमारे चैनल पर कहानी सुनिएगा और कमेंट्स करिएगा। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है। रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से दूसरा कमेंट्स है इनका। तो भाई आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा कि डेली आप हमारी वीडियो को देखते हैं और डेली कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन हमारी वीडियोस पे किए थे। बहुत सारे लोग इस तरीके की शिकायत रखते हैं कि उनका कमेंट्स मिस हो जाता है, लेकिन उसके लिए मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोगों को कमेंट्स करना है हमारे लेटेस्ट वीडियो पे, यानी जो वीडियो हमारा लास्ट वाला अपलोड होता है उस वीडियो पे आप लोगों को कमेंट्स करना होते हैं। तो आपका जो भी कमेंट्स रहेगा डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी कमेंट्स मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और सच्ची कहानी के साथ, किसी और क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ख्याल रखें, रिलेटिव्स का ख्याल रखें और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।